सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम अपने पॉलिटी के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी का जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो था सिटीजनशिप। हम लोग सारे पॉलिटी में शेड्यूल्स कवर करके आए हैं। पॉलिटी में हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, यहां तक की कहानी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने प्रियम्बल देखा था। प्रियम्बल के बाद हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट करा। पार्ट फर्स्ट में हमने आर्टिकल 1 to 4 के बारे में देखा। पार्ट सेकेंड की हम लोगों ने बात की थी अपनी प्रीवियस क्लास में। तो पार्ट सेकेंड क्या है हमारा? पार्ट सेकेंड है हमारा सिटीजनशिप। पार्ट सेकेंड है हमारा सिटीजनशिप, जिसमें हमने देखा था कि हमारा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप के अंडर कवर होता है। सिटीजनशिप की जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो क्या लिखा है कि इंडिया की जो सिटीजनशिप होती है वो कैसी होती है? सिंगल सिटीजनशिप। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है? सिंगल सिटीजनशिप ही अलाउ करता है। इतनी बात हमने देखी थी। फिर हमने सिटीजनशिप को लेके ये कंसेप्ट देखा था कि सिटीजनशिप, यहाँ पे एक हम बीच में मार्कर सेट करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बना, बट हमें जो फ्रीडम मिली वो 1947 में मिल गई। तो यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा टास्क था ये डिसाइड करने का कि आप किसको इंडियन सिटीजन बोलोगे और कौन इंडियन सिटीजन नहीं होगा। तो यहाँ वाले टाइम के लिए बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में टोटल 4 तरीके, 4 वेज डिस्कस करे थे। एंड आफ्टर 26 जनवरी 1950 ये पावर किसके हाथ में छोड़ दी गई थी? ये पावर छोड़ दी गई थी पार्लियामेंट के हाथ में कि पार्लियामेंट विल डिसाइड कि सिटीजनशिप को लेके कैसे क्या कानून बनाने हैं। और वही पार्लियामेंट ने डिसाइड करा। पार्लियामेंट ने आगे क्या बनाए? लॉ बनाए, जिस लॉ को हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। और हमने देखा कि सिटीजनशिप एक्ट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आई है। रीसेंट अमेंडमेंट की जो बात करते हैं, वाई सिटीजनशिप इन न्यूज, और क्यों ये इतना चर्चा वाला टॉपिक बन जाता है आज के हर एग्जाम के लिए, बिकॉज 2019 में जो सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट आई है, आपके माइंड में जो क्लियर कट वर्ड है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, सीएए को लेके, एनआरसी के कंसेप्ट को लेके, ये सब आप तभी समझ पाएंगे जब आपको सिटीजनशिप के फैक्ट प्लस कंसेप्ट, जो सिटीजनशिप के अदर फैक्ट और कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो वहां के करंट के टॉपिक तक पहुंचने के लिए ये सारी कहानी जाननी जरूरी है। तो हमने देखा सिटीजनशिप होता क्या एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट। सिटीजन एंड स्टेट, किसी भी स्टेट के और उस स्टेट के सिटीजन के बीच का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? सिटीजनशिप। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने यहां तक का कंसेप्ट देखा था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर किसी को सिटीजन बनना हो तो वो क्या कंसेप्ट फॉलो कर सकता है। तो उसी को आज हम एक बार दोबारा उसके नाम डिस्कस करेंगे और विद प्रॉपर आर्टिकल 5 to 11 के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आर्टिकल के साथ आपको चीजें याद रखनी जरूरी है। तो सबसे पहला कंसेप्ट 26 जनवरी 1950 से पहले सिटीजनशिप मिलने के कंसेप्ट में सबसे पहला हमने देखा था, जो 4 पार्ट लिखे थे उनको एक बार दोबारा लिखेंगे आज। सबसे पहला उसमें हमारा था डोमिसाइल। सबसे पहला था डोमिसाइल। अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं बिकॉज अपनी प्रीवियस क्लास में ये डिटेल में पढ़ा था कि डोमिसाइल क्या और डोमिसाइल के वे से कैसे किसको सिटीजनशिप मिल रही थी। तो ये जो डोमिसाइल वाला कंसेप्ट था कि जो जहां रह रहा है, ठीक है, उसको इसके बेसिस पे सिटीजनशिप मिलेगी, ये किस में आता है? ये आता है हमारा आर्टिकल 5 में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आ रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी देखे थे प्रोविजंस। तो कोई पर्सन पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके इंडिया आएगा वो क्या था? आर्टिकल 6। ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। थर्ड में बात करूं तो थर्ड में हमने देखा था कोई पर्सन पाकिस्तान, मतलब पहले इंडिया से पाकिस्तान गया है एंड देन पाकिस्तान से फिर अगेन वो पर्सन इंडिया आया है,
तो ये जो कंसेप्ट है ये आता है हमारा आर्टिकल 7 में। किस में आता है? आर्टिकल 7 में। इसके बाद हमने देखा था PIO। इसके बाद हमने देखा था PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये जाते हैं किस में? ये जाते हैं आर्टिकल 8 में। तो आर्टिकल 5 से लेके 8 तक का कंसेप्ट हमें समझ में आया। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले किस वे पे सिटीजनशिप डिसाइड की जा रही थी, तो ये वो 4 तरीके थे और ये 4 तरीके हमारे आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 तक में कवर होते हैं। यहां तक समझ में आया? अब है हमारे पास 5 to 11। हमें कहां तक के आर्टिकल की बात करनी है? 5 to 11। तो अब हमें देखना है कि आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 11 जो है ये क्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग अपना सिटीजनशिप एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमें देखना है आर्टिकल 9 क्या कहता है। तो जब हम बात करेंगे आर्टिकल 9 की, तो आर्टिकल 9 किस बारे में है? आर्टिकल 9 है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई पर्सन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, दिस इज द डेट जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब अगर हम वर्ड यूज करते हैं कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले अगर किसी पर्सन ने कोई फॉरेन टेरिटरी की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है सिटीजनशिप फॉरेन टेरिटरी की, तो वो पर्सन इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकता। उस पर्सन को हम इंडियन सिटीजन नहीं कहेंगे। ये कहता है हमारा क्या? आर्टिकल 9। क्या कहता है आर्टिकल 9? कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से ही पहले अगर किसी पर्सन ने क्या ले ली है, फॉरेन कंट्री की, फॉरेन टेरिटरी की सिटीजनशिप ले ली है, तो वो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के अंडर वो हमारे यहाँ का सिटीजन नहीं कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। आर्टिकल 7 क्यों छोड़ा? बिकॉज आर्टिकल 7 में तो इसका अपोजिट बात की ना, कि आप इंडिया से पाकिस्तान गए हो और फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गए हो, यानी आपने यहाँ पे सिटीजनशिप ली भी हो सकती है, ली या नहीं ली, दैट इज मतलब जरूरी नहीं है कि ली ही हो, बट अगर ली होगी तो फिर आप पे यहाँ पे ये वाला पार्ट अप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल 7 नहीं लिखा है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि वंस आपको सिटीजनशिप दे दी, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के अंडर वंस अ पर्सन गेट द सिटीजनशिप, तो वो कंटिन्यू करेगी। ठीक है, वंस आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के अंडर आपको सिटीजनशिप मिल गई तो सिटीजनशिप कंटिन्यू करेगी, बट किस बेसिस पे? सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। क्या वर्ड है? सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि पार्लियामेंट को पावर दे दी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो भी कहानी होगी सिटीजनशिप को लेके, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगी पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। तो यस, आपको सिटीजनशिप मिल गई है, वो कंटिन्यू करेगी, लेकिन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर। सिटीजनशिप को लेके पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। यहां तक समझ में आया? अब हम बात करेंगे आर्टिकल 11 की। 5, 6, 7, 8 क्लियर हो गए, 9 एंड 10 क्लियर हो गए। आर्टिकल 11 भी पार्लियामेंट की पावर से रिलेटेड है। आर्टिकल 11 किससे रिलेटेड है? पार्लियामेंट की पावर से रिलेटेड है। क्या पार्लियामेंट की पावर? पार्लियामेंट की पावर टू मेक द लॉज। पार्लियामेंट की पावर टू मेक द लॉज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। हमने देखा पार्लियामेंट सिटीजनशिप को लेके लॉ बना सकती है। तो यहां पे पार्लियामेंट क्या करेगी? 2 चीजें बोली गई। एक तो लॉ बना सकती है, जो हमने देखा कि उसने सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 में। दूसरी चीज क्या की जा सकती है कि वो पुरानी जो भी सिटीजनशिप का कंसेप्ट चल रहा था उसको रिवोक भी कर सकती है। अगर उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, उसे मीन्स किसकी बात करें हम यहाँ पे? अगर पार्लियामेंट को कुछ गड़बड़ लग रही है तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि वो कुछ प्रोविजंस जो है उन्हें रिवोक कर सकती है। तो आर्टिकल 10 एंड 11 में जो हमने बात की है, यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर की बात की है कि यस, पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक द लॉज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। क्योंकि संविधान बनाते समय, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ये चीज डिसाइड नहीं हो पा रही थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये पावर जो थी वो किसको दे दी थी? पार्लियामेंट को दे दी थी। अब बार बार हम देख रहे हैं कि संविधान बनने के बाद जो प्रोविजन है सिटीजनशिप को लेके वो डिसाइड किए जाते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बेसिस पे। तो पहले तो आपको आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 जो है
सिटीजनशिप के ये क्लियर हो गए हैं। ये प्रॉपर एक एक आर्टिकल हमें याद रहना चाहिए। 5 इज डोमिसाइल, 6 किसके रिगार्डिंग है, जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होके आए उनके लिए। आर्टिकल 7 इज जो इंडिया से पाकिस्तान गए देन पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गए। आर्टिकल 8 इज फॉर PIO। आर्टिकल 9 उनके लिए कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक्वायर कर ली फॉरेन टेरिटरी की सिटीजनशिप, तो वो आर्टिकल 5, 6 और 8 के अंडर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहलाएंगे। आर्टिकल 10 इज अबाउट कि आप अगर सिटीजन हो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के अंडर, तो आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू करेगी बट सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट वो मूव करेगी। वहीं हम आर्टिकल 11 की बात करें तो आर्टिकल 11 गिव्स द पार्लियामेंट पावर टू मेक द लॉज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप, कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप के रिगार्डिंग लॉज बना सकती है और पुराने कोई भी जो भी प्रोविजंस है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग वो चाहे तो उन्हें रिवोक भी कर सकती है। ठीक है, अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो बना, हम इस सिटीजनशिप एक्ट की कहानी देखेंगे। बीच बीच में इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अमेंडमेंट आई हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या आई हैं वो भी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। और 2019 की जो अमेंडमेंट की बात है इसके लिए हम लोग सेपरेट क्लास में इसको अलग से कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 बात क्या करता है, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये बात करता है, ये डिसाइड करता है कि किस पर्सन को सिटीजनशिप कैसे मिलेगी और उसकी सिटीजनशिप कैसे जाएगी। सिटीजनशिप मिलेगी कैसे और सिटीजनशिप उसकी जाएगी कैसे। तो किस बारे में बात करता है, सिटीजनशिप आप कैसे एक्वायर करोगे और सिटीजनशिप कैसे लॉस होगी। क्लियर। सिटीजनशिप एक्वायर करने के हमारे पास 5 तरीके हैं। सिटीजनशिप एक्वायर करने के हमारे पास 5 तरीके हैं और सिटीजनशिप लॉस के हमारे पास 3 वेज है। तो पहले इनके नाम हम लोग देखते हैं, उसके बाद एक एक तरीके को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एक्वायर करने का पहला तरीका है बाय बर्थ। एक्वायर करने का पहला तरीका है बाय बर्थ। एक्वायर करने का सेकेंड तरीका है बाय डिसेंट। अभी सिर्फ नाम देखना, ये एग्जैक्टली होते क्या है, इनका क्या कंसेप्ट है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। एक्वायर करने का तीसरा तरीका होता है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन। एक्वायर करने का फोर्थ वे है हमारे पास बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन। एक्वायर करने का फिफ्थ वे है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। अब ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर तरीके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखे नहीं है। ये तरीके कहाँ मेंशन है, ये तरीके मेंशन है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। क्या अगर आपसे पूछा जाए कि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाती है और कैसे लूज की जाती है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? सो नो, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेंशन है पार्लियामेंट के थ्रू जो एक्ट बनाया गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये बात मेंशन है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। आर्टिकल 10-11 में हमने देखा तो वहां पे पार्लियामेंट की पावर मेंशन है, बट ये तरीके कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। लॉस के हमने बोला 3 तरीके हैं, तो क्या तरीके हैं? पहला तरीका है बाय रिनंसिएशन। बाय रिनंसिएशन। दूसरा वे है हमारे पास बाय टर्मिनेशन और तीसरा वे है हमारे पास बाय डेप्रीवेशन। तो नाम याद रहेंगे पहले, तो उसके बाद कंसेप्ट समझेंगे। ये प्रॉपर आपको याद रखना है। डायरेक्ट पूछ सकता है कितने तरीके एक्वायर के? 5 एंड लॉस के 3। 5 कौन कौन से? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। सिटीजनशिप जाने के, सिटीजनशिप लॉस के कौन से 3 तरीके? बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रीवेशन। क्लियर? तो ये 8 टोटल टॉपिक है जिन पे हमें आज की क्लास में डिस्कशन करना है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? बाय बर्थ। सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलना। नाम से तो बहुत सिंपल लग रहा है कि जो पैदा हो गया उसे सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी, कि आप इंडिया में पैदा हुए हो तो यू विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, बट इतना भी सिंपल नहीं है, इसमें 1-2 बातें और हैं कि एक तो पर्सन इंडिया में पैदा हुआ हो। ठीक है, सिटीजनशिप के लिए बाय बर्थ में एक कंसेप्ट होता है कि आप क्या हुए हो, आप इंडिया में पैदा हुए हो।
इसके लिए हमें एक टाइमलाइन याद रखनी है, तो वो टाइमलाइन आप लिख के रखिए। देखिए 26 जनवरी 1950 इज द डेट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। यहां से लेके 1 जुलाई 1987, क्यों डिवीजन है ये भी देखेंगे अभी, ये एक डेट है। फिर 1 जुलाई 1987 से लेके 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2003, ये एक डेट है हमारे पास, ठीक है। फिर 3 दिसंबर 2003 से लेके ऑनवर्ड्स, अभी तक की कहानी क्या है। तो हम बात करते हैं बाय बर्थ में। फर्स्ट ये जो हमने टाइमलाइन डिसाइड की उसकी, जो पर्सन 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक यहाँ पे बॉर्न हुआ, वो क्या हो गया, वो कहलाएगा यहाँ का सिटीजन, वो कहलाएगा यहाँ का सिटीजन। यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2003 में क्या किया कि आप बॉर्न हुए हो, ठीक है, आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, ठीक है, वो बात तो ठीक है, बट आपके एनी ऑफ द वन पेरेंट, ठीक है, एनी ऑफ द वन पेरेंट भी इंडिया, या तो मदर या फादर, या तो मदर या फादर, कोई भी एक पेरेंट इंडिया में भी क्या होना चाहिए, इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, ये कंडीशन। वन पेरेंट की बात की। 3 दिसंबर 2003 के ऑनवर्ड क्या कहा गया कि बोथ पेरेंट होने चाहिए, आपके दोनों पेरेंट इंडिया में क्या होने चाहिए, दोनों पेरेंट इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, या फिर अगर एटलीस्ट वन पेरेंट है, मतलब अगर आपके एक पेरेंट इंडिया में बॉर्न है दूसरे नहीं है, तो जो सेकंड पेरेंट है जो इंडिया में बॉर्न नहीं हुए वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? इलीगल इमिग्रेंट। क्या वर्ड आया हमारे पास, यहां लिखते हैं एक बार इस वर्ड को, इलीगल इमिग्रेंट। क्या बोला हमने? दूसरे पेरेंट जो इंडिया में बॉर्न नहीं है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ, उनकी मदर इंडिया में बॉर्न है, फादर इंडिया में बॉर्न नहीं है, तो फादर इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए। अब इलीगल इमिग्रेंट से क्या मतलब होता है? इलीगल जो लॉ के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इलीगल जो अबाइड बाय लॉ नहीं है। तो कोई इलीगल इमिग्रेंट कब होगा किसी कंट्री में? जब वो बिना परमिशन के मेरी कंट्री में रह रहा है, बिना कोई प्रॉपर परमिशन के, परमिशन क्या, बिना पासपोर्ट या वीजा के वो यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं। अब चलो पासपोर्ट और वीजा था भी, अगर परमिशन लेके आए भी थे, बट आपका टर्म पीरियड एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी आप यहाँ पे रहना, जो आपके रेजिडेंस है यहाँ पे, वो कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो भी क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या बोलते हैं? इलीगल इमिग्रेंट बोलते हैं। तो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए जो भी आपके सेकेंड पेरेंट है। ये समझ में आया? अगर है, अगर ऐसा कुछ है तो वो सिटीजनशिप प्रॉपर वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये होती है बाय बर्थ सिटीजनशिप। जब जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से लेके 87 तक आप सिटीजन हो, मदर फादर है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट 1987 में चेंज हुआ और बोला गया 2003 तक क्या सिस्टम रहा कि एक पेरेंट तो हमें इंडियन सिटीजन चाहिए आपका, आप इंडिया में पैदा हुए हो फिर भी आपके एक पेरेंट को इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ओके ठीक है। 3 दिसंबर के बाद क्या बात हुई? या तो दोनों पेरेंट सिटीजन हो तब हम मानेंगे, जब दोनों पेरेंट सिटीजन है तो इलीगल इमिग्रेंट की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। अगर नहीं, एक पेरेंट अगर क्या है, सिटीजन है, दूसरे नहीं है, मतलब एक बॉर्न हुए हैं इंडिया में और दूसरे बॉर्न नहीं हुए, तो दूसरे इलीगल इमिग्रेंट तो नहीं होने चाहिए। विद प्रॉपर परमिशन, विद लीगल डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे इंडिया में रह रहे हो। यहां तक बात समझ में आई? तो ये होती है सिटीजनशिप बाय बर्थ। ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि जो आपने सिटीजनशिप एक्वायर की है वो बाय बर्थ की है। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या देखा था हमने? एक्वायर करने का दूसरा वे क्या था? बाय बर्थ के बाद तरीका था बाय डिसेंट। क्या था? बाय डिसेंट। अब डिसेंट में क्या होता है कि पर्सन इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ, जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है, वो इंडिया से बाहर बॉर्न हुआ है। अब ऐसा हो सकता है ना कि पेरेंट्स बाहर रहने चले गए हैं और बच्चे का जन्म जो है वो इंडिया में नहीं हुआ, बच्चे का जन्म जो है वो बाहर हुआ है। तो सेकेंड वे क्या है हमारा? बाय डिसेंट। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसके जो प्रोविजन है ना वो किसके बेसिस पे चल रहे हैं? सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल 1, 2, 3 नाम दूं तो जो हमने बाय बर्थ पढ़ा ना, बाय बर्थ पढ़ा, ये सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 3 था। क्या था? सेक्शन 3। जब भी हम एक्ट की बात करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, इसी तरीके से जब किसी एक्ट की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो वो लॉ इस तरीके से सेक्शंस में डिवाइड होती है।
तो सेक्शन 3 जो था वहां पे बाय बर्थ के बारे में बात करता था, और जो सेक्शन 4 है वो बाय डिसेंट वे के बारे में बात करता है। क्लियर? अब इसके लिए भी हम टाइमलाइन डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है इसमें कि जो पर्सन है जिसकी सिटीजनशिप की आप बात कर रहे हो वो इंडिया में तो पैदा हुआ ही नहीं है, ये है बॉर्न आउटसाइड इंडिया। क्लियर? अब इसको सिटीजनशिप मिल सकती है? यस, बिल्कुल मिल सकती है। अब इसमें देखेंगे क्या है, पहली डेट तो आपकी रहेगी 26 जनवरी 1950 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना, से लेके 10 दिसंबर 1992। क्या डिवीजन है ये भी देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992। फिर बात आती है 10 दिसंबर 1992 से लेके 10 दिसंबर 1992 से लेके नेक्स्ट डेट जो चलती है वो 3 दिसंबर 2004, 3 दिसंबर 2004। एंड देन जो सिस्टम चलता है वो 3 दिसंबर 2004 से आज तक जो भी चीज़ें फॉलो हो रही हैं वो कंसेप्ट। अब क्या है इनमें, क्या क्या चीज़ें जाती हैं, तो देखिए, आप इंडिया से बाहर पैदा हुए हो फिर भी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। कब से? अगर 1950 से 1992 तक मिल जाती थी अगर उस पर्सन के फादर इंडियन सिटीजन है। ठीक है, फादर इंडियन सिटीजन है या इंडिया में बॉर्न हुए थे। ठीक है, ओरिजिन वाली बात होती है, तो यहां पे आपको मिल जाती थी किसके बेस पे? फादर के बेस पे। बट 1992 में हुआ क्या? 1992 में आई सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट। वहां 87 में देखा था ना, आई थी 87 में आई थी, 2003 में आई। अब यहाँ पे 1992 में क्या अमेंडमेंट आई? 1992 में उस टाइम पे ना यूएन में, यूनाइटेड नेशन में डिक्लेरेशन हुआ था जहां पे जेंडर इनइक्वालिटी को लेके बात की गई थी। ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जेंडर इनइक्वालिटी को लेके बात की गई और सारी कंट्रीज को ये बोला गया कि वो अपने लेवल पे जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश में ये फादर वाला कंसेप्ट था, इसको हमने चेंज करा और हमने कहा कि अब हम सिर्फ फादर नहीं, हम मदर को भी यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पे दोनों फादर और मदर दोनों की बात आ गई। क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्या हुआ? अभी भी यहाँ पे चीजों में थोड़ा प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे 3 दिसंबर 2004 को अगेन अमेंडमेंट हुआ और क्या कहा गया? नो मैटर कि आप लोग इंडिया में बॉर्न हुए हो या आप लोगों की इंडियन सिटीजनशिप है या नहीं, बॉर्न आउटसाइड इंडिया बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दिलानी है तो 1 साल के अंदर अंदर, बच्चा पैदा हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर आप यहाँ पे हमारी अथॉरिटीज में अप्लाई कर दो। ठीक है, आप यहाँ पे हमारी अथॉरिटीज में अप्लाई कर दो कि हमारे बच्चे के पास कुछ भी अभी कहीं पासपोर्ट वगैरह सिटीजनशिप नहीं है, सो वी वांट कि हमारे बच्चे को हम इंडियन सिटीजनशिप दे दें। तो ये विद इन 1 ईयर वाला कंसेप्ट हो गया। ऐसा नहीं है 10, 12, 15 साल का बच्चा हो गया उसके बाद आप सिटीजनशिप का कंसेप्ट लेने बैठोगे, नहीं, यहाँ पे विद इन 1 ईयर में आप उसको सिटीजनशिप यहाँ पे अवेल कराओगे। इज दैट क्लियर? ये होता है बाय डिसेंट, जब जो इंडिविजुअल है वो इंडिया से बाहर पैदा हुआ हो। क्लियर हो गया? ये कौन से सेक्शन में है सिटीजनशिप एक्ट के? सेक्शन 4। ध्यान रखना है, सेक्शन है तो एक्ट का है, आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में मेंशन नहीं है जो भी हम पढ़ रहे हैं। तीसरा तरीका सिटीजनशिप लेने का क्या होता है? क्या देखा था हमने? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, एंड थर्ड इज बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन नाम से तो ये समझ में आ रहा है कि हम रजिस्टर करा के क्या कर सकते हैं? सिटीजनशिप ले लेते हैं। सेक्शन 3, सेक्शन 4, तो ये क्या हो गया? सेक्शन 5। ये समझ में आ रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन कराऊं अपना और मुझे क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट रजिस्ट्रेशन किस वे में? देखिए, अगर आपके पेरेंट जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया जिस समय इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था वहां पे बॉर्न हुए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं पेरेंट, ठीक है, या फिर पेरेंट अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनी है, कोई भी टेरिटरी 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बनी है, लाइक सिक्किम, पौंडीचेरी, ये सब अगर यहां पे बॉर्न हुए हैं तो आप बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। पेरेंट अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया में जुड़ने वाली टेरिटरी में बॉर्न हुए हैं, इन दैट केस, प्लस अगर किसी ने मैरिज की है, क्लियर, मैरिज की है तो मैरिज के केस में भी, प्लस कोई माइनर चाइल्ड है,
ठीक है। समटाइम क्या होता है, आप चाइल्ड अडॉप्ट कर लेते हो कहीं बाहर से, आप इंडियन सिटीजन हो बट वो चाइल्ड तो आपने कहीं बाहर से अडॉप्ट किया लेट से, तो उस केस में भी क्या होता है, वो माइनर चिल्ड्रन भी यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकता है। एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पे अटैच है, वो क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, जब आप एप्लीकेशन डालते हो रजिस्ट्रेशन की, तो उससे 7 साल तक बिफोर दैट आपको 7 ईयर तक इंडिया में रिजाइड किया होना चाहिए, 7 ईयर रेजिडेंस होना चाहिए आपका इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आज यहाँ पे बाय रजिस्ट्रेशन अप्लाई करती हूँ सिटीजनशिप के लिए इंडिया की, तो आज से पिछले 7 साल अगर मैं काउंट करूँ तो मुझे इंडिया में रेजिडेंस मतलब इंडिया में मैं 7 साल तक रही हूँ, ये चीज फुलफिल करनी होगी, तब जाके मैं क्या कर सकती हूँ, अप्लाई करूंगी एंड देन फिर एप्लीकेशन क्या होगी, एक्सेप्ट रिजेक्ट, वो तो सारी फॉर्मेलिटीज पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? एप्लीकेशन और ये 7 साल वाला प्रोविजन आपको यहाँ पे माइंड में रखना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू, इन केसेस में आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपने आप को इंडियन सिटीजन जो है वो बना सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास क्या कंसेप्ट आता है, रजिस्ट्रेशन के बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है बाय नेचुरलाइजेशन। अब रजिस्ट्रेशन से भी कुछ चीजें नहीं हो पाई तो क्या होता है, हम कंसेप्ट लाएंगे बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन के थ्रू कौन कौन पर्सन जो है वो क्या ले सकता है, सिटीजनशिप ले सकता है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे बाय नेचुरलाइजेशन, क्या लिखेंगे, बाय नेचुरलाइजेशन। अब सेक्शन कौन सा होगा, ये सेक्शन 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये होगा आपका सेक्शन 6। अब नेचुरलाइजेशन के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस है कि अगर आपने ये चीजें फुलफिल की हैं तो आप बाय नेचुरलाइजेशन अपने आप मतलब एप्लीकेशन डाल सकते हो अपने आप को सिटीजनशिप दिलवाने के लिए। पहली चीज तो ये कि आपके पास अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो आप उसको रिनाउंस कर दो, रिनाउंस सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। पहली चीज तो ये, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कैसी सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप के साथ तो यहाँ पे काम हमारा नहीं चल सकता। प्लस यहाँ पे ये चीज होती है कि हम ऐसी कंट्री के साथ अटैच, ऐसी कंट्री के सिटीजन को सिटीजनशिप नहीं देंगे जो इंडिया के सिटीजन को कंसीडर नहीं करती, ठीक है। ऐसी कंट्री जो इंडिया के सिटीजन को कंसीडर नहीं करती, हम वहाँ पे उनको क्या देंगे, उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे, ये चीज होती है। तो कुछ बेसिक ये प्रोविजन है जो हमें फॉलो करके चलने हैं, ठीक है। अब और क्या चीजें हैं यहाँ पे, डेट ऑफ एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो डेट ऑफ एप्लीकेशन, आज फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई करा, आज आपने अगर अप्लाई करा है तो आज से पहले 12 महीने तक आप इंडिया में रेजिडेंस होना चाहिए आपका, आप इंडिया में रिजाइड कर रहे हो, ये आपको शो करना पड़ेगा। अगर मैंने आज अप्लाई करा है किसके लिए, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के लिए, तो मुझे ये शो करना पड़ेगा कि आज से 12 महीने पहले मैं इंडिया में ही रिजाइड कर रही थी। एक तो ये चीज, प्लस इसके साथ साथ आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पिछले 14 सालों में, पिछले 14 ईयर्स में से एटलीस्ट मैं 11 ईयर मैं इंडिया में रही हूं इन टोटल बात हो रही है, उसमें आप इनको भी इंक्लूड कर लोगे, ये जो 12 महीने वाला कंसेप्ट था। दोबारा समझो क्या चीज होती है कि एक तो आज अगर आपने अप्लाई करा तो पिछले साल, 12 महीने मींस फुल ईयर ना, तो पिछले साल तो आप इंडिया में जरूर रहे हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर पिछले पूरे साल नहीं रहे हो तो आप इस साल अप्लाई नहीं कर सकते हो, चाहे आपके टोटल 11 साल हो ही क्यों ना गए हो। तो दोनों चीजें हमें चाहिए। तो ये 12 महीने आप इस 11 साल में मिला सकते हो, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 10 साल प्लस वो 12 महीने हो गए ना एक तरीके से। तो एक तो कंडीशन ये कि 14 सालों में से इन टोटल 11 साल आप इंडिया में रहे हो। दूसरा, जिस साल आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हो उससे 12 महीने पहले आप इंडिया में रहे हो। इन केस में आप सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बट यहाँ पे एक चीज हमारे पास और है, ठीक है, एक चीज और है। एक तो यहाँ पे एक प्रोविजन और ऐड कर लो, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज है, आप एक गुड कैरेक्टर के पर्सन होने चाहिए। नेक्स्ट, आपको जो शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस हैं पढ़ा था, मैंने आपको बताया था शेड्यूल 8 इज अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सारी बोलनी आनी चाहिए आपको और मुझे ही नहीं आती है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, उनकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, अब एक और क्वेश्चन, इसमें एक और पॉइंट आता है, इफ
इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट, अगर सरकार चाहती है तो ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशन वेव ऑफ कर सकती है और आपको सिटीजनशिप दे सकती है। मतलब इन सब बातों को भी इग्नोर कर सकती है कि चलो ये नहीं है, ये नहीं है, फिर भी मैं आपको सिटीजनशिप दे रही हूं। बट व्हाई? किस केस में? अगर वो पर्सन साइंस, अगर वो पर्सन लिटरेचर, अगर वो पर्सन पीस, फिलॉसफी, इन सब फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नॉलेज रखता है, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, पीस, ठीक है, फिलॉसफी, इन सब में वो पर्सन अगर एक्स्ट्रा नॉलेज रखता है, वो इन सब चीज़ों में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, चाहे तो ये क्वालिफिकेशन, ये जो भी कंडीशंस थी, इनको वेव ऑफ कर सकती है और उन्हें, उस पर्सन को सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन दे सकती है। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या आता है हमारे पास टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में, कि अगर इंडिया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब समझ में क्या आ रहा है आपको, कि एक पर्टिकुलर प्लेस ने, एक पर्टिकुलर स्टेट ने, एक पर्टिकुलर कंट्री ने किसी पार्ट को क्या कर लिया है, इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो पांचवा तरीका कौन सा है हमारा? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज में हम क्या देखेंगे? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज में जाता है कि इंडिया ने अगर कोई भी और पार्ट को, इंडिया है, इंडिया ने किसी भी और कंट्री को या किसी पार्ट को अपने अंडर इंक्लूड कर लिया है, तो यहाँ पे जो लोग हैं इनको सिटीजनशिप देनी है, कैसे देनी है, क्या करना है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। क्लियर हुई बात? तो जब किसी टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, लाइक सिक्किम को कर लिया गया था, बाद में पार्ट बना है ना सिक्किम, सिक्किम को कर लिया गया था, तो यहाँ की सिटीजनशिप डिसाइड कौन करेगा? इंडियन पीपल विल डिसाइड, गवर्नमेंट विल डिसाइड, नॉट पीपल, गवर्नमेंट विल डिसाइड कि सिटीजनशिप का यहाँ पे हमें क्या करना है। क्लियर? ये तरीके थे सिटीजनशिप एक्वायर करने की, कैसे आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। 1950 से पहले क्या हो रहा था ये हमने देखा। 1950 के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, सिटीजनशिप एक्ट जो था 1955 फॉलो करने के बाद, तब क्या कंसेप्ट रहे ये हमने देखे। बीच में छोटी छोटी अमेंडमेंट आई कि फादर की जगह मदर भी इंक्लूड की जाएंगी, इलीगल इमिग्रेंट वाला कंसेप्ट आया, विद इन 1 ईयर में बच्चे को रजिस्ट्रेशन कराना है। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमने अभी देख लिए और सेपरेटली भी इसको एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें देखना है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। आपकी सिटीजनशिप किस किस केस में छिन सकती है? 3 तरीके थे, किस किस केस में छिन सकती है? 3 तरीके हैं हमारे पास लॉस के, जिसको एक साथ हम प्रॉपर देखेंगे। यहाँ पे कितने सेक्शन आ चुके हैं? 5 तरीके थे, सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 तक कवर हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है? लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस में पहला तरीका हमारा है बाय रिनंसिएशन। बाय रिनंसिएशन ये हो गया आपका सेक्शन 8। क्या हो गया? सेक्शन 8। उसके बाद हमारे पास है बाय टर्मिनेशन। क्या है? बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन हमारा हो गया सेक्शन 9, सेक्शन 9। देन हमारे पास है बाय डेप्रीवेशन, बाय डेप्रीवेशन, और ये डेप्रीवेशन हो गया हमारा सेक्शन 10। अगेन आई एम सेइंग, इसको आर्टिकल से कंफ्यूज नहीं करना है, ये सेक्शन है जो कि एक्ट के हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है। अब बात करते हैं रिनाउंसिएशन से आपकी जो सिटीजनशिप है वो कैसे जाएगी। जब आपने एक्वायर करने का तरीका समझ लिया है तो ये बहुत ही सिंपल लगेंगे। आपको सिटीजनशिप इंडिया की नहीं चाहिए, ठीक है, आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, प्रॉपर एप्लीकेशन लिख के दीजिए, एप्लीकेशन लिख के दीजिए, और इंडिया की सिटीजनशिप को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वॉलंटियरी मना कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। क्लियर? वॉलंटियरी आप मना कर रहे हैं कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, ये एप्लीकेशन मैंने लिख के प्रॉपर आपको दे दी। तो इस तरीके के कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? रिनाउंसिएशन। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब जो एक हमारे पेंटर रहे हैं एमएफ हुसैन, एमएफ हुसैन ने इंडिया की सिटीजनशिप को यहाँ पे क्या करा था? बाय रिनाउंसिएशन के वे से ही छोड़ा था। इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था। तो कौन से तरीके से करा था? बाय रिनाउंसिएशन। इन्होंने खुद वॉलंटियरी ये चीज लिख के दी थी कि आई डोंट वांट इंडियन सिटीजनशिप। क्लियर हुई बात? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो मतलब वेरी ऑब्वियस बात कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। ठीक है। तो व्हेन
पर्सन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अदर नेशन, जब आप क्या ले लेते हो, किसी दूसरे नेशन की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप कैंसिल हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉस बाय टर्मिनेशन। लॉस बाय रिनंसिएशन वॉलंटियरी खुद लिख के दे दिया, नहीं चाहिए। लॉस बाय टर्मिनेशन, बाहर गए हैं, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप कैंसिल हो गई है। देन आता है लास्ट बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन में क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट आपको मना करती है कि हम आपको सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी, गवर्नमेंट ऐसा करती है उन लोगों के साथ जिन्होंने सिटीजनशिप बाय फ्रॉड हासिल की है, कुछ फ्रॉड करके हासिल की है, या फिर आप गवर्नमेंट के रूल्स, जितनी भी गवर्नमेंट की चीजें हैं उनको डिसोबे कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर वॉर के समय पे आप किसी दूसरी कंट्री जो हमारी एनिमी कंट्री है उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेट विद एनिमी नेशन, मतलब ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जो नेशन के हित में नहीं है, जो हमारे इंडिया के, जो हमारी कंट्री के हित में नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ भी काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट खुद आके आपसे आपकी इंडियन सिटीजनशिप छीन सकती है। वो क्या कहलाएगा, बाय लॉस बाय डेप्रीवेशन। क्लियर हुआ। 50 से पहले की कहानी, 50 के बाद की कहानी, 1955 के बाद ये सारी चीजें कैसे मिलती है, जो 1955 में लिखा है, कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, कैसे सिटीजनशिप जाएगी, कुछ बेसिक अमेंडमेंट हमने देखे हैं। ठीक है, बाकी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे 2019 के अमेंडमेंट के बारे में, जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी बेसिक हमने यही देख लिए हैं। तो 2019 की अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें CAA और NRC के कंसेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। Okay, so that's all for today. Thank you for watching the video.